कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.7। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दे देगा है ना, रेणु 75 किग्रा और 69 किग्रा भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। कह रहा है ना कि रेणु क्या कर रही है, 75 किग्रा भार और 69 किग्रा भार का 2 खाद की बोरियां खरीद रही है। तो हमें ना भार के उस बट्टे, यहाँ पे बट्टे मतलब बटखरा जो होता है जिससे कोई भी भार मापा जाता है, उसका हम लोग को अधिकतम मान बताना है ना कि क्या वो कितने किग्रा का वो रहेगा अधिकतम, जिससे इसको भी पूरी तरह से माप दे और इस भार को भी, दोनों भारों को पूरी तरह से माप दे। देखिए हमें प्रश्न दे दिया गया है ना कि रेणु नाम की एक लड़की है, वो 2 बोरे खरीद रही है। ठीक है, यहाँ पर हम बोरे बना देते हैं। इस प्रकार से यह बोरा हो गया। एक यहाँ पे और बोरा है जो कि एक बोरा है 75 किलो का। ठीक है, एक है 75 केजी हम लिख देते हैं और एक है 69 केजी का। अब हमें कह रहा है ना कि वह बड़ा से बड़ा बटखरा बता दीजिए। जैसे बटखरा होता है जिससे आप भार मापते हैं, इसी प्रकार से रहता है। इस पर जो भी रहता है बना रहता है कि ये 1 किलो का है कि 2 किलो का है। इस प्रकार से 1 केजी 2 केजी लिखा रहता है। 1 किलो 2 किलो 500 ग्राम का भी होता है, 100 ग्राम 200 ग्राम का भी होता है और 5 किलो 10 किलो 20 किलो का भी होता है। तो हमें यह बताना है ना कि वो बट्टे का ना, बट्टे को अधिकतम भार, बट्टे का अधिकतम भार क्या होगा जिससे हम लोग इसको भी माप सकें, 75 किलो को भी माप सकें और यहाँ पे 69 किलो को भी माप सकें। तो हम लोगों ने ना अब तक क्या पढ़ा हुआ है, पिछले क्लासों में हम लोगों ने संख्याओं का ना, जब भी 2 संख्या रहे या 2 से अधिक संख्या रहे तो उन संख्याओं का हमने लसा और मसा ज्ञात करना हम लोगों ने सीखा है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक हम लोगों ने ज्ञात करना सीखा हुआ है। तो यदि हम लोग ना इन दोनों संख्याओं का ना महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर दे, ठीक है, मसा ज्ञात कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी जो इसको भी पूरी तरह से विभाजित कर देगी, इसको भी पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो वही होगा, इन दोनों संख्याओं का यदि हम लोग मसा ज्ञात कर लेना तो हमें पता चल जाएगा कि वो बट्टे का सबसे अधिकतम भार क्या होगा जिससे यहाँ पे 75 केजी को भी मापा जा सके और 69 केजी को भी मापा जा सके। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा मापने के लिए बट्टे का अधिकतम भार को नहीं, मान लिखते हैं। अधिकतम मान क्या होगा यही हमें बताना है। मान बराबर हम लोग क्या करते हैं, 75 और यहाँ पे 69 का मसा हो जाएगा, बराबर मसा महत्तम समापवर्तक 75 कामा 69 का मसा ज्ञात कर दीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस संख्या का भी गुणनखंड करना पड़ेगा, 75 का भी और 69 का भी गुणनखंड करेंगे और उसमें हम लोग देख लेंगे कि अधिकतम गुणनखंड क्या क्या उभयनिष्ठ हो रहा है। ठीक है, चलिए 75 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 7 और यहाँ पे 75 है ना, तो ये संख्या 2 से जैसे इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहता है तो ये संख्या 2 से विभाजित रहती है। ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है लेकिन ये संख्या 3 से विभाजित है, तो हम लोग 3 से इसमें भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 3 दूना 6, 2 बार भाग चला जाएगा, 1 और 5 15, 3 5 15। ठीक है, अब संख्या 3 से विभाजित नहीं है, अब संख्या 5 से विभाजित है, 5 5 25 हो जाएगा। अब ये संख्या 5 से विभाजित है, 5 एकम 5 हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 69 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 69 जो है संख्या 2 से विभाजित नहीं है, अब ये इस संख्या को हम लोग 3 से विभाजित करेंगे, संख्या 3 से विभाजित है, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। अब ये संख्या, अब ये जो 23 है ये एक अभाज्य संख्या होती है, ये स्वयं से विभाजित है 23। चलिए 75 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना तो क्या क्या हमें इसका गुणनखंड मिला, 3 गुणते 5 यही मिला। इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, फिर 75 आपको वापस मिल जाएगा। चलिए 69 का लिखते हैं, 69 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणते यहाँ पे 23 हो गया। जब इन दोनों संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना तो अब देख रहे हैं अधिकतम इन दोनों संख्याओं में हम लोग क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसके अलावा 3 के अलावा आपको कोई उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देते हैं मसा महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या यही है ना। यहाँ पे इसको जैसे कि मान लेते हैं 75 किलो है, यहाँ पे 69 किलो है, तो इसको आप 1 किलो से भी माप सकते हैं, 500 ग्राम से भी इसको हम लोग माप सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी से बड़ी, यहाँ पे ना जो भी बटखरा एक रहे, जो बट्टा है
वो अधिक से बड़ा हम लोग यहीं 3 किलो का ही ले सकते हैं। यदि 3 किलोग्राम का रहेगा ना तो वहीं अधिक से अधिक हम लोग यहीं 3 किलो से ही हम लोग 75 को भी पूरी तरह से माप सकते हैं और 69 को भी हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं मस महत्तम समापवर्तक कितना 75 और कामा 69 का हमने निकाला तो निकल कर आया 3। अतः यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अतः दोनों बोरियों के भारों को पूरा मापने के लिए बट्टे का अधिकतम मान का अधिकतम मान 3 किलोग्राम होगा। यदि 3 किलो का यही इन दोनों संख्याओं यहाँ पे 75 और 69 किलो की जो बोरियां हैं उनको मापने के लिए अधिकतम हम लोग यही बट्टा ले सकते हैं। 3 किलोग्राम का बट्टा से दोनों बोरियों को पूरी तरह से मापा जाएगा। आ जाते हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है ना, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः यहाँ पे दिया हुआ 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करेगी वह दूरी पूरे यहाँ पे पूरे कदमों में तय हो जाए। कह रहा है ना कि यहाँ पे 3 लड़के दिए हुए हैं, तीनों ना एक साथ यहाँ पे एक ही लाइन है। हम इस प्रकार से चलिए बना देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ABCD हम नामकरण कर लेते हैं। मान लेते हैं एक लड़का A है, एक B है, एक C है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही लाइन, यहाँ पर एक लाइन हो गया, यहीं से वो चलना स्टार्ट करते हैं, मतलब यहीं से वो लोग कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि देखिए पहला एक कदम में यहाँ पे 63 सेंटीमीटर चल रहा है, दूसरा 70 चल रहा है 70 सेंटीमीटर और तीसरा 77। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि कितनी न्यूनतम दूरी तय करें। एक दूरी यहाँ पर हमें एक दूरी बता दीजिए जहाँ पर ना यहाँ पर एक तो मान लेते हैं यहाँ पे 63 सेंटीमीटर के हिसाब से चल रहा है एक एक कदम उठाकर। तो यहाँ पर जब पहुँचे ना तो इसका पूरा यहाँ पे कोई आधा ना रहे, इसका पूरा 63 कदम चलकर ही पूरा 63 सेंटीमीटर का कदम चल के ही वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे जो B है वो कितना मान लेते हैं इसका ये 70 है, तो यहाँ पे ये 70 सेंटीमीटर का कदम चलकर यहाँ पे न्यूनतम दूरी पर पहुँचे। कहाँ पर ये मिलेंगे यही हमें बताना है। यहाँ पे एक जो है C है, ये मान लेते हैं इसका है 77 सेंटीमीटर, इसका इतना कदम है और यह भी पूरा चल के यहीं पर मिले। तो वहाँ पे न्यूनतम दूरी की हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो 63 है, 70 है, यहाँ पे 77 है, इन तीनों संख्याओं के ना वो लसा पर मिलेंगे। ठीक है, लसा लघुत्तम समापवर्त। यदि आप इन तीनों संख्याओं का लौसा ज्ञात कर लेना तो आपको पता चलेगा कि वे तीनों जो लड़के हैं वो चलकर कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, वो लौसा पर ही आपको मिलेंगे, क्योंकि जो आपका लौसा निकल कर आएगा ना उसमें यहाँ पे इस संख्या के भी सभी गुणनखंड उपस्थित होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 63 रहेगा लौसा को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, यहाँ पर 70 भी क्या कर देगा, जो भी लौसा रहेगा उसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 77 भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो उनके कदमों का पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर ना जो तीनों लड़के हैं उनकी न्यूनतम दूरी ना जिसमें वो लोग पूरे कदमों का इस्तेमाल कर पाएँ वो होगा, इन तीनों संख्याओं का हम लोगों को क्या करना है, लौसा ज्ञात करना है। लिख देते हैं प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी, तो हम लिखते हैं तीनों लड़कों द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी जिसमें वे पूरे कदमों से तय कर पाएँ वह, यहाँ पे जो 63 सेंटीमीटर एक चल रहा है, एक 70 सेंटीमीटर का कदम है। ठीक है, यहाँ पे तीनों कदमों का माप दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का आपको लसा ज्ञात करना है। वह लिख देते हैं 63 सेंटीमीटर कामा 70 सेंटीमीटर कामा 77 सेंटीमीटर
का लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य कोष्टक में लिख देते हैं लसा होगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, तीनों संख्याओं का आपको लसा ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लसा ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से 2 लाइन खींच लीजिए, तीनों संख्याओं को लिखिए। 63 है, 70 है और एक 77 है। तो यहाँ पे इकाई अंक पे 0 है ना, तो ये संख्या 2 से विभाजित है, तो इसको हम लोग 2 से भाग दे लेते हैं। यहाँ पे ये संख्या 2 से नहीं विभाजित है, ये भी नहीं विभाजित है, तो 2 से हम लोग भाग देंगे तो इसमें तो भाग नहीं जाएगा। ये इसी प्रकार से 63 को नोट कर देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 35 है ना, और यहाँ पर ये हो गया 77। अब यहाँ पे इनमें कोई संख्या अब 2 से विभाजित नहीं है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं ये संख्या 3 से विभाजित है, और यहाँ पे इसको हम लोग 3 से भाग देते हैं। यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो गया, 21 हो गया। अब 35 है वो 3 से विभाजित नहीं है, 35 भी 3 से विभाजित नहीं है, तो इसको इसी प्रकार से नोट कर दीजिए। 77 भी 3 से विभाजित नहीं है, 77 है, इसको इसी प्रकार से नोट कर दीजिए। लेकिन 21 अभी 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21, यहाँ पर ये हो गया 35, अब यहाँ पर ये हो गया 77। चलिए अगली अभाज्य संख्या 2 से भी हमने ट्राई कर लिया, अब 3 से देख लिया। अब हम लोग 5 से इसको हम लोग भाग देखते हैं, इसमें भाग जा रहा है इसलिए हम लोग भाग दे रहे हैं। यहाँ पे 7 को इसी प्रकार से नोट कर दीजिए, यहाँ पे 5 7 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 77 को इसी प्रकार से नोट कर दीजिए, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। चलिए अब संख्या है 7 से यहाँ पे एक ही बार में पूरी तरह से विभाजित है, यह भी एक ही बार में 7 एकम 7 हो जाएगा। 77 11 बार में विभाजित हो जाएगा, 7 एकम 7 7 एकम 7 11 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे ये संख्या सिर्फ 11 से विभाजित है, 11 से भाग दे लीजिए, तो यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1, अब यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब इन तीनों यहाँ पे जो भी गुणनखंड आपको मिले हुए हैं इनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो वहीं इन तीनों संख्याओं का आपको लसा ज्ञात हो जाएगा। लिख देते हैं लसा 63, 70, 77 बराबर आपको मिला, इनका आपको गुणनफल कर लेना है। 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 11। अब आपको इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेना है। जब आप इनका आपस में गुणा कर देंगे ना, तो 6900 आपको 30 मिलेगा, इतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे इतना ही ना सेंटीमीटर, इतने ही न्यूनतम, वह न्यूनतम दूरी यही होगा जिस पर यहाँ पे ना तीनों लड़के जाकर वो पूरे कदमों का इस्तेमाल करके इतनी सेंटीमीटर दूरी पर वो सब मिलेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे, अतः वह न्यूनतम दूरी इतना 6930 सेंटीमीटर है। अतः वह न्यूनतम दूरी 6930 सेंटीमीटर है जिस पर वह तीनों लड़के अपने पूरे कदमों का, एक यहाँ पे एक का कदम यहाँ पे 63 सेंटीमीटर, एक का 70, एक का 77 है, तो यहाँ पे अपने कदमों का पूरा इस्तेमाल करके ना वह इतने दूरी पर जाकर आप वे मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हम बता देते हैं। यहाँ पर आपको लसा निकल कर आया 6000, यहाँ पर लिखते हैं 6930 सेंटीमीटर पर वे तीनों लड़के जाकर मिलेंगे। ठीक है, अगर यदि आपको पता करना है कि वे कितने कदमों के बाद मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 63 से इसमें आप भाग दे देंगे इस संख्या को। यहाँ पे जो लसा है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे 63 इसमें भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या पूरी तरह से इन तीनों संख्याओं से विभाजित है, इससे भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 63 से जब भाग देंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो 63 सेंटीमीटर कदम वाला लड़का है वह कितने कदमों में यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 70 से आप भाग दे देंगे तो आपको ये पता चलेगा जो 70 सेंटीमीटर कदम वाला लड़का है वो कितने कदम बाद यहाँ पर पहुँचेगा इस दूरी पर। और हाँ, ये भी बात है कि यहाँ पर ना पूरी तरह से ये संख्या विभाजित कर देगी, क्योंकि यहाँ पर इनके गुणनखंडों का इस्तेमाल करके लसा ज्ञात किया हुआ है। अब यहाँ पे 77 से विभाग देंगे ना, तो यहाँ पे इस जो लसा है इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। 77 पूरी तरह से विभाजित कर देगा, तो आपको जितनी बार में विभाजित करेगा वह उतने ही कदम वे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कदमों को नहीं बताना है कितना कदम चले हुए, यदि कदम ज्ञात करना रहेगा तो आप इसमें भाग दे दीजिएगा। 77 से भाग देंगे तो यहाँ पे ये लड़के का पता चल जाएगा, 70 से भाग देंगे तो इस लड़के का पता चलेगा, और यहाँ पे 63 से भाग देंगे तो इनके कदमों के हिसाब से जो यहाँ पे 63 सेंटीमीटर कदम वाला लड़का रहेगा इसमें भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कितने कदम वो चलकर इतनी दूरी तय करेगा। ठीक है, कदम निकालना रहेगा तो उस प्रकार से आप निकाल देंगे। लेकिन हम लोग को सिर्फ यही बताना था कि कितने न्यूनतम दूरी पर वो अपने कदमों का इस्तेमाल करके, वो कौन सी न्यूनतम दूरी है जिस पर यहाँ पे अपने कदमों का इस्तेमाल करके वे सब मिलेंगे पहली बार। तो हमने सिंपली तीनों संख्याओं का लसा ज्ञात कर दिया था, हमें पता चल गया कि यहाँ पर पहली बार वे यहाँ पे इतने ही
इतने ही सेंटीमीटर दूरी पर वे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यह हो गया पहली बार, और दूसरी बार ज्ञात करना रहता तो अब क्या करना रहेगा, इसमें सीधा 2 का गुणा कर दे। तीसरी बार कब वे मिलेंगे, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार से वे मिलेंगे, पहली बार वे लस पर ही मिलेंगे। ठीक है, वही है 6930 सेंटीमीटर पर ही वो पहली बार मिलेंगे। आ जाते हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 हम लोग को दे देगा ना, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, यहाँ पे दिया हुआ है कि 825 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लंबाई दे देगा, यह लंबाई इतनी है, यहाँ पे चौड़ाई 675 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दे देगा कमरे का यहाँ पे 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। कह रहा है ना कि हम लोग को एक ऐसा फीता बताइए जिससे क्या कर दें, इसको भी आप पूरी तरह से माप दें, यहाँ पे इस दूरी को भी पूरी तरह से माप दें और इस दूरी को भी पूरी तरह से माप दें। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को ना आपको मसा ज्ञात करना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक यदि आप ज्ञात कर देंगे ना, तो वह वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी, क्या कर देगी, जो इसको भी पूरी तरह से विभाजित कर देगी, इसको भी पूरी तरह से विभाजित कर देगी और इसको भी पूरी तरह से विभाजित कर लेगी। तो हम लोग माप लेंगे, है ना। तो यहाँ पे इन तीनों संख्याओं को आपको मसा ज्ञात करना है। लिखते हैं, कमरे की तीनों विमाओं को, मतलब तीनों लंबाइयों को पूरा मापने के लिए फीते की, यहाँ पे लिखते हैं सबसे लंबे फीते की लंबाई तीनों विमाओं के महत्तम समापवर्तक लिख देते हैं, महत्तम समापवर्तक कोष्टक में मस से प्राप्त होगा। ठीक है, इन तीनों जो संख्याएं दी गई है ना, इन तीनों संख्याओं को, इन तीनों लंबाइयों का यदि आप मसा ज्ञात कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि फीते की अधिकतम लंबाई क्या होगी, जिससे यहाँ पे इन तीनों लंबाइयों को आप नाप पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। लिखते हैं यहाँ पे सबका आपस में अलग अलग क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड करिए, और जो भी गुणनखंड सब में उभयनिष्ठ रहेगा उन सबको हम लोग ले लेंगे, उभयनिष्ठ कर लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 825 है। चलिए, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित है। देखिए 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 5 15। यहाँ पे जोड़ने पर 15 आ रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 2 बार में, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है और यहाँ पे 2, 22 हो गया। तो यहाँ पे 3 7 7 बार में, 3 7 21 हो जाएगा। अभी यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 1 और 5 15, 3 और यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 में यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 5 14। तो यहाँ पे अब संख्या यहाँ पे है ना 3 से विभाजित नहीं है, अब ये संख्या सीधा 5 से विभाजित है, तो 5 से हम लोग भाग देते हैं। 5 से भाग देंगे तो 5 5 25, 5 5 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 25 हो गया ना। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पे 27 में से आप 25 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 और 5 25 हो गया, फिर 5 5 25 हो जाएगा। अब ये संख्या फिर 5 से विभाजित है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये संख्या 11 से विभाजित है, 11 एकम 11 हो गया। चलिए 825 को हमने विभाजित कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब हमें करना है 675 का, 675 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, इकाई अंक 0 2 4 6 8 इस प्रकार से होना चाहिए। अभी सभी अंकों को जोड़िए, 6 है और यहाँ पे 7 5 12, ये संख्या ना 3 से विभाजित है, 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, 1 और 5 15 बचा, 3 5 15 हो गया। अब जोड़िए, 5 2 7 8 9, अभी ये संख्या 3 से विभाजित है, तो यहाँ पे 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ पे 22 में से 21 घटा देंगे, 1 और 5 15, 3 5 15। अभी 7 और 5 जोड़ देंगे ना तो 12 हो जाएगा, तो अभी ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे 3 दूना 6, 1 और 5 15, 3 5 15। अब ये संख्या 25 मतलब 5 से विभाजित है, 5 5 25 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 एकम 5। चलिए, अब यहाँ पे एक अगली संख्या थी 450 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम लोग, यह संख्या 2 से विभाजित है, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 और यहाँ पे 0 बचा, 2 5 10 हो गया। अब यह संख्या अब 2 से विभाजित नहीं है, अब यह संख्या 3 से विभाजित है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जोड़ने पर यहाँ पे 3 का गुणा जाएगा जोड़ने पर ना, तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है।
तो यहाँ पे 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे संख्या 3 से भाग दीजिए, 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 5 15 बचा, 3 5 15, 7 5 12। अभी संख्या 3 से विभाजित है, यहाँ पे 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 और 1 और 5 15, 3 5 15। अब ये संख्या विभाजित है 5 से, 5 5 25, फिर 5 1 5। यहाँ पर तीनों अलग अलग संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। और जो हम लोग गुणनखंड देखेंगे सबसे अधिक उभयनिष्ठ होगा तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही हो जाएगा मस। चलिए हम लोग उभयनिष्ठ करते हैं। यहाँ पे 825 का हमने लिखा बराबर 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 11। चलिए 675 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 3 गुणते 3 गुणते 3 और 2 बार 5 मिला, 5 गुणते 5। अब यहाँ पे जब 450 का किया गया 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते यहाँ पे 5 गुणते 5, यही मिला। अब देख लीजिए क्या क्या है जो तीनों उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे 2 देख रहे हैं, 2 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे 2 नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें से भी ले लीजिए। सबसे कम से स्टार्ट करिए, क्योंकि 1 3 इसमें है ना, तो बस एक ही 3 हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों में होना चाहिए गुणनखंड। तो एक 3 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, लिख देते हैं हम यहाँ पे मस 825 कामा 675 कामा 450 बराबर यहाँ पे 3 गुणते, अब यहाँ पे 2 हो गया। अब 3 को हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक हमने 3 को ले लिया जो तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बार है, तो हम लोग यहीं से एक ही बार ले सकते हैं। चलिए 5 को देखिए, अब 5 यहाँ पर 1 5 इसमें मिल रहा है, 1 5 इसमें, 1 5 इसमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 5 को ले सकते हैं। और देखिए 1 5 और आपको मिलेगा, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग ले सकते हैं। 11 को हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें है तो इसमें नहीं है, इन दोनों में नहीं है, सब में होना चाहिए। तो इतना ही हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का मस, ठीक है। आप गुणा कर दीजिए, 5 5 25, 25 थे यहाँ पे 75 आपको निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिख देते हैं। जो कमरा था ना उसका लंबाई चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया था। तो यही हम लोग को पूछा था कि वो फीते का सबसे अधिकतम क्या लंबाई हो सकता है, जिससे यहाँ पर हम लोग तीनों लंबाइयों को मापते हैं, ठीक है। तो वो संख्या आपको मिले 75। 75 से क्या कर देंगे, इस संख्या में भी भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा, और यहाँ 75 से इसमें भाग देंगे तो इसको भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा, और इसमें भी हम लोग भाग देंगे, 450 में भी भाग देंगे तो 75 क्या कर देगा, पूरी तरह से विभाजित कर देगा। और यहाँ पे जितनी बार में आएगा, जितना बार भाग जाएगा ना, वही बताएगा कि यहाँ 75 से इसको कितनी बार मापा गया है। तो हमें वो नहीं बताना है, हमें ये बताना था कि कोई फीता है, मतलब यहाँ पे कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया था, हमें बताना था कि फीते का अधिकतम माप क्या हो सकता है, जिससे हम लोग क्या कर दें, इन तीनों विमाओं को पूरी तरह से माप दें। तो अधिकतम यही है, 75 सेंटीमीटर है। अतः यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर माप वाले फीते से कमरे की तीनों विमाओं को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहेगा, विमाओं को माप सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। और ये जो फीते की लंबाई है ना, ये हम लोगों ने अधिकतम निकाला हुआ है, ठीक है, हमने मस से निकाला हुआ है। यही अधिकतम, बड़ा से बड़ा यही हो सकता है नापने को। तो आप इन तीनों लंबाइयों को 1 सेंटीमीटर से भी माप सकते हैं ना, 1 से इसको भी माप देंगे, इससे इसको भी। लेकिन यहाँ पे तीनों में यदि हम लोग अधिकतम बात करें ना, तो यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर का रहेगा ना, तभी भी आप नाप सकते हैं। 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का रहे, या इन दोनों का गुणा कर दें, 25 हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर का रहेगा तभी माप सकते हैं। यहाँ पे 5 से 15 हो जाएगा, इनका गुणा करके ही हम ज्ञात करें। तो यदि 15 सेंटीमीटर का रहेगा तभी, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का रहेगा तभी भी इन तीनों लंबाइयों को माप देगा। लेकिन बड़ा से बड़ा वो फीता क्या हो सकता है, इन तीनों संख्याओं को लॉस से हम लोगों ने प्राप्त किया, वो है 75। बड़ा से बड़ा फीता यही 75 सेंटीमीटर का रहेगा, तो इसको भी पूरी तरह से माप देगा, इसको भी, ठीक है। ये बड़ा से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, अतः 75 सेंटीमीटर वाले फीते से कमरे की तीनों विमाओं को माप सकते हैं, यही अधिकतम लंबाई है। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 हमें दे दिया गया ना, 6 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि हम लोग को एक ऐसी संख्या बताइए जो 3 अंकों की है और सबसे छोटी भी हो, तो और वह
6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, मतलब 6 से उस संख्या में हम लोग भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर दें, 8 से भी भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर दें, 12 से भी हम लोग भाग देंगे उस संख्या में तो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो पहले हम लोग ना सबसे छोटी संख्या हम लोग याद कर लेते हैं जो यहाँ पे ना इन तीनों से विभाजित होगी। वो संख्या हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इन तीनों संख्याओं का आप सिंपली लसक याद कर देंगे ना, इन तीनों संख्याओं का लसक लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर दे, इन तीनों संख्याओं का हम लोग लसक ज्ञात कर दे। सबसे छोटी छोटी संख्या वो रहेगी जो क्या कर देगी, 6 से भी पूरी तरह से उसमें भाग चला जाएगा, 8 से भी उसको पूरी तरह से विभाजित कर देंगे, 12 से भी। तो यहाँ पर हम लोग पहले इन तीनों संख्याओं का लसक ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि वो संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है कि नहीं। ठीक है, नहीं रहेगा तो हम लोग गुणा करके उसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इन तीनों संख्याओं का लसक ज्ञात करते हैं। लिखते हैं लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त हम 6, 8, 12 का ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं, ज्ञात करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, तीनों संख्याओं को एक ही साथ में लिखिए क्योंकि लघुत्तम समापवर्त हमें ज्ञात करना है। 6, 8, 12 हो गया। चलिए ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित है, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, अब यहाँ पे 2 छक 12। अभी देख रहे हैं ये संख्या 2 से विभाजित है, यह भी 2 से भी हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पे 3 को इसी प्रकार से रहने दीजिए, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो गया। चलिए अभी ये संख्या 2 से विभाजित है, 3 को इसी प्रकार से रहने दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 को इसी प्रकार से रहने दीजिए। अब ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 एकम 3, यहाँ पे एक ही रहेगा, 3 एकम 3 हो गया। तो इन तीनों संख्याओं को आपको गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करके हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणते 2, यहाँ पे 3 बार 2 है और यहाँ पर यह हो गया 3, गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 8 यहाँ पे 24। तो यहाँ पर जब हमने तीनों संख्याओं का यहाँ पर ना वह सबसे छोटी छोटी यही संख्या है 24 है, जिससे क्या कर देंगे, लघुत्तम समापवर्त का मतलब यही होता है कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या यही है जिससे हम लोग 6 से भी भाग देंगे तो 6 दूना 12, 6 तिहाई 18, 6 चौका 24, 4 बार में पूरी तरह से इसको विभाजित कर देगा, 8 तिहाई 24। ठीक है, यहाँ पे इसको 3 बार पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 12 दूना 24। इस यहाँ पे ना 24 हमने लघुत्तम समापवर्त लिख दिया ना, यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे यह जो संख्या है यह क्या है, इससे पूरी तरह से विभाजित है, इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित है 24। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका गुणज ज्ञात करना होगा। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे संख्या, क्योंकि हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए। ठीक है, 3 अंकों की, वो भी हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए। संख्या लिख देते हैं 24 के गुणज। चलिए गुणज लिखिए, 24 हो जाएगा। 1 से तो ये स्वयं है, 2 से गुणा करिए, 3 से गुणा करिए, इस प्रकार से कई सारा हम लोग ज्ञात करेंगे और जो 3 अंकों का सबसे छोटा रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे। चलिए जब इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, 24 यहाँ पे 48 हो गया। चलिए 3 से जब इसमें आप गुणा कर देंगे, 24 में ही करेंगे। ठीक है, 24 में जब आप 3 से गुणा कर देंगे तो 3 चौको 12 को 2 हो जाएगा, एक हाथ से लग जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6, 1 7, 72 हो गया। अब फिर यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर एक हासिल लग जाएगा, 4 दूना यहाँ पे 4 दूना 8, एक हासिल 9, 96 हो गया। फिर यहाँ पे हमने 4 से गुणा कर दिया ना, 5 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 5 चौका 20 को 0, 2 हासिल हो गया। 5 से गुणा कर दिया, 5 चौका 20 को 0, 2 हासिल, 5 दूना 10, 11, 12, यहाँ पर हो गया 120। इसी प्रकार से आप यहाँ पर 5 से हमने गुणा कर दिया, आप 6 से गुणा कर सकते हैं। तो हमें सबसे छोटी छोटी संख्या चाहिए था, तो हमें ना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए था, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें यही मिला। ठीक है, अब इसके आगे भी चाहें तो आप गुणा करके हम लोग यहाँ पे 5 से गुणा किया है, 6 से गुणा करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले जो हम लोग को यहाँ पे 3 संख्याएँ दी गई थी ना, यहाँ से इनसे हमें बोला था ना कि इन तीनों संख्याओं से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या होगी उसे हमें बताना था। तो पहले हमने क्या कर दिया, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर दिया। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने से हमें सबसे छोटी संख्या 24 मिल गया, जो क्या है इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित है। तो अब है हमें ना लघुत्तम समापवर्त तो हम लोगों ने इसलिए ज्ञात किया ताकि हम लोग उस संख्या को ज्ञात कर पाएँ, है ना। यहाँ पे 120 को हमने इसी प्रकार से ज्ञात किया। पहले हम लोगों ने तीनों संख्याओं से जो सबसे छोटी संख्या विभाजित हो रही है उसको हमने ज्ञात कर दिया। यहाँ पे इन तीनों संख्याओं से 24 पूरी तरह से विभाजित है। अब इसके हमने गुणज लिख दिए। यहाँ पे 24 में 1 का गुणा करके 2 का गुणा करके इस प्रकार से हमने ज्ञात किया ना। तो यहाँ पर हमें 120, यही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना। 120 क्या है, 120 में आप जब 6 से भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा। 8 से 20 में भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा। यहाँ पे 12 से भाग देंगे तो इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। अच्छा करेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 24 के गुणज ही लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इन सबके गुणनखंड है ना, इन सभी में
24 का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा किया गया, फिर यहाँ पे 3 का गुणा किया गया, 4 का, 5 का गुणा किया गया है, ठीक है। तो बस इसमें गुणनखंड बढ़ेंगे, लेकिन ये जो इतने सारे गुणनखंड है ना, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, इतने क्या होगा, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, ठीक है। तो ये इस 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है, जो क्या है यहाँ पे 6, 8 और 12 तीनों से विभाज्य है। अतः यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देते हैं, अतः 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों रहेगा कि सबसे छोटी संख्या 120 है। आ जाते हम लोग पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा प्रश्न हमें दे दिया गया ना, 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का ना 8, 10, 12 से विभाज्य हम लोग पहले सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होगा इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के बाद उसका हम लोग गुणज ज्ञात करेंगे, और जो यहाँ पे 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे चौथे प्रश्न किया, वैसे हम लोग को पाँचवें प्रश्न में करना है। बस यहाँ पे संख्याएँ चेंज हो गई हैं, यहाँ पे 8, 10, 12 है, ठीक है। इन तीनों संख्याओं को हम लोग पहले लसा ज्ञात करते हैं। लिखते हैं लघुत्तम समापवर्त, लसा लिखना है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें, लसा है यहाँ पे 8, 10 और 12 का। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं लघुत्तम समापवर्त। यहाँ पे 8, 10, 12 संख्याएं 2 से विभाजित है, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12। अभी ये संख्याएं 2 से विभाजित है, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 एकम 5, मतलब इसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पे 2 3 6 हो गया। अभी ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 से हम लोग भाग देंगे, 2 एकम 2, 5 को इसी प्रकार से रहने दीजिए, 3 को इसी प्रकार से। अब एक बार संख्या को 3 से भाग दीजिए, 5 इसी प्रकार से रहेगा, 3 एकम 3 हो गया। फिर संख्या को 5 से भाग दीजिए, ठीक है। अब इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए, वही हो जाएगा लसा, लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणते 2 3 बार है, यहाँ पर फिर है 3 गुणते 5 है। चलिए इन सब का आपस में गुणा कर दीजिए, 1 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4, 4 3 यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10, 120 हो जाएगा। 120 हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। इन तीनों संख्याओं से ना विभाजित सबसे छोटी वो संख्या यही है, लघुत्तम समापवर्त यही है। इससे क्या कर देंगे, 8 से भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 10 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित है, 12 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित है। अब यहाँ पे इस संख्या को ना हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो यहाँ पे 120 का हम लोग गुणज लिखते हैं, ठीक है। लिख देते हैं 120, लिख देते हैं संख्या 120 के गुणज। गुणज का मतलब होता है कि पहाड़ा लिखना। यहाँ पे 120, फिर यहाँ पे 1 हो गया, 1 कम यही हो गया, 2 का फिर गुणा कर दीजिए, फिर यहाँ पे 12 दूना यहाँ पे 24 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए, 12 3 36 हो गया, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108 होता है। यहाँ पे 108 हो जाएगा, और जीरो तो यहाँ पे सब में लगा हुआ है, ठीक है। बस 12 के पहाड़े से हमने ज्ञात कर लिया और फिर यहाँ पे सब में जीरो लगा दिया। इसी प्रकार से हो गया। अब ये 4 अंकों की संख्या हो गई है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या तो ये था, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या बताना था 3 अंकों की। तो यहाँ पे देखने सब 3 अंक का है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है इसमें, यही आपको मिला, ठीक है। लिखते हैं अतः 8, 10, 12 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितना है, यहाँ पे 960 है, ठीक है। यही उत्तर हो जाएगा। जो यहाँ पे कोई भी आपको संख्या दे दे इस प्रकार से, सबसे बड़ी छोटी संख्या दे ना, तो इसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे दी गई संख्याओं का लसा ज्ञात कर लीजिए। लसा ज्ञात करने के बाद
यहाँ पे इसका गुणज ज्ञात करिए। ठीक है, गुणज हमने लिख दिया और यहाँ पे देख लिया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल रही है, जो 3 अंकों की यही था। यदि छोटी पूछता ना तो ये हो जाता। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही हो जाता। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो यही हम लोग का 960 उत्तर बन गया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 दे दिया गया ना, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। कह रहे हैं ना कि 3 चौराहों पर यहाँ पे ट्रैफिक लाइटें लगी हुई हैं। यहाँ पे 48 सेकेंड के बाद ये सब बदल रही हैं, मतलब जल रही हैं। यहाँ पर 48 सेकेंड बाद, एक है 72 सेकेंड बाद, यहाँ पे एक 108 सेकेंड बाद बदल रही हैं। तो हमें बताना है ना कि पहले क्या है, प्रातः 7 बजे, यहाँ पर ना प्रातः 7 बजे एक ही साथ हुए सब बदली, तो फिर अगली बार वे कब बदलेंगी साथ में, तो आगे वो किस टाइम पे फिर बदलेंगी साथ में, वे हमें बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को ये पता है कि वो 7 बजे बदली हुई हैं और यहाँ पे प्रत्येक, यहाँ पे 48 यहाँ पे सेकंड के बाद, यहाँ पे फिर 72 और 108 सेकंड के बाद तीनों अलग अलग लाइटें जल रही हैं, मतलब बदल रही हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, तीनों संख्याओं का आप लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर दीजिए। मतलब तीनों संख्याएँ, इन तीनों संख्याओं का आप लसक ज्ञात करेंगे ना, तो उतने ही समय के बाद आपको क्या करेगा, वे फिर बदलेंगी। और हम लोग यहाँ पे समय भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना सेकंड में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 7 बजे तो देख रहे हैं, पहले हम लोग घंटा में बदलेंगे, जिस प्रकार से आएगा लिखते हैं यहाँ पे। तीन विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट पुनः, यहाँ पे है एक का है जो दिया था 48 सेकेंड दिया था, 48 सेकेंड, और दूसरे का दिया हुआ था 72 सेकेंड, यहाँ पे 72 सेकेंड, और यहाँ पे तीसरे का दिया था 108 सेकेंड के लघुत्तम समापवर्त पर बदलेंगी। चलिए, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हम लोग ज्ञात कर देते हैं। पहले हम लोग को पता है कि 7 बजे साथ में जली हुई हैं, साथ में बदली हुई हैं, और फिर अगली बार वे इन तीनों संख्याओं का हम लोग लसक ज्ञात कर देंगे, तब वे बदली जाएंगी। चलिए हम लोग यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का लसक ज्ञात करते हैं। लघुत्तम समापवर्त यहाँ पे हो जाएगा 48, 72, 108 है, 48, 72 और 108 है। चलिए इन तीनों संख्याओं का हम लोग लसक ज्ञात करते हैं। संख्याएं 2 से विभाजित है, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 चौका 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 छक 12, यहाँ पे 2 पाँच 10 और 2 चौका 8। फिर ये संख्याएं 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित कर दिए, 2 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 एक कम 2, और यहाँ पे 1 और 6 16 बचा, 2 आठे 16। फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 1 और 4 14, 2 7 14 हो गया। चलिए संख्याएं ये दोनों 2 से विभाजित है, 2 छक 12, यहाँ पे 2 9 18, यहाँ पे 27 को इसी प्रकार से रहने देते हैं। अब ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 9 को इसी प्रकार से रहने दीजिए, 27 को इसी प्रकार से। अब यह संख्याएं 3 से विभाजित है, 3 एक कम 3, यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो गया, 3 9 27। अब ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9। अब ये संख्या 3 से विभाजित है, यहाँ पे इसको इसी प्रकार से रहने दीजिए, 3 एक कम 3 हो गया। अब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए, लिख देते हैं लस। हमने 48, 72, 108 का निकाला, गुणा करिए, 2 गुण इस प्रकार से 4 2 है, और यहाँ पे 3 3 है। अब इनका आपस में आपको गुणा कर लेना है। इन सब का आपस में आप जब गुणा कर देंगे तो आपको 432 मिलेगा। अब यहाँ पे ये ना जो हम लोग का ये मिला हुआ है ना, ये सेकेंड में मिला हुआ है। ठीक है, चौराहे की जो तीनों लाइटें हैं ना, इतने सेकेंड के बाद वो बदलेंगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंड। और हमें पता है ना, प्रश्न हम लोग को पहले ही दे दिया गया है ना, कि जो विभिन्न चौराहे की तीनों लाइटें हैं वो पुनः 7 बजे साथ में बदली थी, अब वो इतनी सेकेंड बाद बदलेंगी। तो हमें बताना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड है, इसको हम लोग पहले मिनट में बदल लेते हैं, 60 से इसमें भाग देना है। इसलिए यहाँ पे जो 432 सेकंड लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग मिनट में बदल लेते हैं ना। पहले हम लोग को पता है कि 7 बजे है, फिर यहाँ पे जो भी मिनट में आएगा
उसको हम लोग लिख देंगे, है ना, उसके बाद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको बदलते हैं, 60 से भाग देते हैं। फिलहाल में सेकंड में 60 से भाग देंगे, मिनट में हो जाएगा। यहाँ पर 432 है, यहाँ पर जब आप 60 से भाग देंगे, भाग देना है हमें, इस प्रकार से लिखते हैं इसको, 432 है, 60 से आपको भाग देना है। तो इस संख्या में 6 से कितनी बार भाग चला जाएगा? 6 दूना 12, 6 तीन 18, 6 चौका 24, 6 पाँच 30, 6 छः का 36, 6 सात 42, यहाँ पर 42। हम लोग एक बार देखते हैं, 42 मतलब 7 बार तो इसमें भाग चला ही जाएगा, 7 बार हम लोग भाग ले जाते हैं। यहाँ पे 60 में 7 का गुणा कर देंगे तो 42 यहाँ पे हो जाएगा, 420 आ जाएगा। यहाँ पे 60 में आप 7 का गुणा कर दीजिए, 420 आ जाएगा। 7 बार भाग आसानी से चला जाएगा। चलिए यहाँ पर जब आप घटा देंगे तो इकाई स्थान पे 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। इतना आपको ये सेकंड बच गया और यह जितनी बार भाग चला गया यह मिनट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 420 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने 60 से भाग दे दिया ना, इस संख्या में 60 से भाग दे दिया, जितनी बार पूरी तरह से भाग चला गया तो यह आपका मिनट हो गया। यहाँ पे 7 मिनट हो गया, 7 मिनट, और जो इतना सेकंड आपका बच भी गया तो यहाँ पे 12 सेकंड, ठीक है। 420 सेकंड बराबर 7 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है, क्योंकि 7 बार पूरी तरह से भाग चला गया तो यह मिनट बदल गया, इतना यहाँ पे जो शेषफल बचा है आपका सेकंड बचा हुआ है। हमें पहले प्रश्न में ही दे दिया गया था ना कि प्रातः 7 बजे बदली गई हैं, साथ में 7 बजे बदली गई हैं। अब वो कब बदली जाएंगे? यहाँ पर हमने बताया कि इतने सेकंड बाद, इतना सेकंड बाद मतलब इतने, इसको हमने मिनट में बदल दिया, ठीक है। यहाँ पे 7 मिनट, यहाँ पे 420 सेकंड इसको कह लीजिए, या 7 मिनट 12 सेकंड कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमें देखिए 7 बजे बदला था, प्रातः 7 बजे, तो अब कब बदलेगा? अब तीनों जो अलग अलग चौराहे पर लाइटें लगी हुई हैं वो अब कब बदलेंगी? पुनः 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो चेंज हो जाएगी, बदलेगी, इतने सेकंड बाद बदलेंगी। या फिर हम इसको यहाँ पर भी लिख देते हैं, अतः, क्योंकि इसको हमने मिनट में बदल कर आपको हमने दिखाया, अतः तीनों लाइटें पुनः, क्योंकि प्रश्न में हम लोग को पहले ही दे दिया गया था कि प्रातः मतलब सुबह हो गया, सुबह यहाँ पे 7 बजे बदली गई थी, तो अब कब बदलेंगी? इन तीनों संख्याओं का हमने लसन निकाल दिया, इन समय का यहाँ पर हमने लसन निकाल दिया, तो अब यहाँ पे हमें इतना मिला, अब इतने सेकंड बाद बदलेंगी। यहाँ पे सेकंड में हमने मिनट बदल दिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब तीनों लाइटें पुनः, यहाँ पे 7 सुबह 7 तो बजेगा ही, और इतना जोड़ दीजिए उसमें, ठीक है, जोड़कर हमने दिखाया। पुनः सुबह लिख देते हैं या प्रातः भी लिख दीजिए, सुबह 7 बजे तो पहले ही दिया था, 7 बजे में इतना हम लोग को जोड़ देना है। यहाँ पे लिख देते हैं 7 बजकर, यहाँ पे इसको हमने बदला था तो 7 मिनट आया था, है ना, जब हमने बदला था तो यहाँ पे इसको मिनट में, तो 7 मिनट, यहाँ पे 12 सेकंड आया था, तो यहीं लिख दीजिए सुबह 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड और 12 सेकंड पर बदलेंगी। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 दे दिया गया है ना, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और यहाँ पे 465 लीटर डीजल है। यहाँ पे 3 टैंकरों में दे दिया गया इतने इतने लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप दे। हम लोग को बड़ा से बड़ा कोई मापन हमें बताना है ना, मापने वाला, जिसे भी 1 लीटर 2 लीटर नापा जाता है। तो यहाँ पे क्या धारिता हो सकती है अधिकतम, जिससे इसको भी हम लोग पूरा नाप दें, इसको भी पूरा नाप दें और इसको भी। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का ना आपको मस ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक, मतलब वो बड़ी से बड़ी क्या संख्या है जो इसको विभाजित कर दे, इसको भी विभाजित कर दे, तो होता है मस। मस जब हम लोग ज्ञात कर लेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग को अधिकतम धारिता पता चल जाएगी कि यहाँ पे इन तीनों को हम लोग कितना लीटर का मापन रहेगा, तो इन तीनों को हम लोग नाप पाएंगे, ठीक है। तो आपको तीनों संख्याओं की यहाँ पर निकालना है मस, महत्तम समापवर्तक। लिखते हैं तीनों टैंकरों के डीजल को, तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा
मापने वाले, पूरा पूरा मापने वाले अधिकतम धारिता वाले बर्तन का माप, यहाँ पे इन तीनों संख्याओं जो दी गई हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं 420 नहीं 403 है, 403 लीटर दिया हुआ है एक, और एक दे दिया गया है आपको ना 434 कामा 434 लीटर और 465 लीटर के महत्तम समापवर्तक से प्राप्त होगा। वही हम लोग को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जिसको क्या कर दे, इसको भी पूरी तरह से विभाजित कर दे, इसको भी, ठीक है। तो होता है मस। तो चलिए इन तीनों संख्याओं का आपस में अभाज्य गुणनखंड करिए, अलग अलग हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक है 403, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इस संख्या को ना आप ट्राई करेंगे, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, फिर आपका 11, ये संख्या सीधा 13 से विभाजित है। 13 से भाग दीजिए, इसमें 13 तिया 39 होता है ना, तो 3 बार तो भाग चला जाएगा। 13 तिया 39, 40 में से 39 घटा देंगे, एक और बचेगा, एक और यहाँ पे 3 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 एकम 13। और 31 एक अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से विभाजित होगा, 31 एकम 31 हो गया। चलिए इसको हमने विभाजित कर दिया, यहाँ पे 434 को विभाजित कर दीजिए। ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 से, क्योंकि इकाई अंक 4 है, 2 से विभाजित है, 2 दूना 4, और फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 7 है, यहाँ पे 14 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, 7 1 8 9 10, जोड़ने पर 10 आ रहा है, संख्या 3 से नहीं विभाजित है। यहाँ पे 7 3 21 और यहाँ पे 7 एकम 7, ये संख्या 7 से विभाजित है, ठीक है। 7 से हम लोग भाग देते हैं, 7 3 21 हो गया, और फिर यहाँ पे 7 एकम 7, फिर अब ये संख्या सीधा 31 से विभाजित है, 31 एकम 31 हो गया। अब 400 यहाँ पे 65 है। चलिए ये संख्या का इकाई अंक 5 है ना, 2 से यहाँ पे देखिए 4 5 जोड़ने पर 9 आ रहा है ना, तो और यहाँ पे 6, ये संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित है, 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 1 और 6 16, 3 5 15 हो जाएगा, एक बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 15 हो गया, 5 1 6 और यहाँ पे 11 हो रहा है, नहीं 3 से फिर नहीं विभाजित है। अब ये संख्या इकाई अंक देख रहे हैं 5 है, ये संख्या 5 से विभाजित है, 5 3 15 हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 31 एकम 31 हो गया। चलिए जब यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किया गया ना, तो यहाँ पे 403 बराबर आपको मिला 13 गुणते यहाँ पे 31 मिलेगा, 31 मिला, और यहाँ पे 434 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया, तो 2 7 और यहाँ पे 31 मिला। चलिए 465 बराबर 3 गुणते 5 गुणते यहाँ पे आपको 31 मिला। तो यहाँ पे इन तीनों का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए ना, तो देखिए इन तीनों में अधिकतम आप क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो संख्या अधिकतम ही है, 31 जो है यह क्या है, तीनों में है। ये तीनों में कुछ नहीं उभयनिष्ठ मिलता तो 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है 31 मिल रहा है। 7 इसमें तो इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें तो इन दोनों में नहीं है, 13 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 2 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। तो वहीं जो तीनों में यहाँ पे चाहे जितनी भी संख्याओं का यहाँ पे मस ज्ञात करना रहे, सब में जो भी गुणनखंड उभयनिष्ठ रहेंगे वही होता है मस। तो यहाँ पर 31 यहाँ पे उभयनिष्ठ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे धारिता जो है ना, बर्तन जो भी मापने वाला है, यहाँ पे जो भी इतना इतना लीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो भी होता है धारिता ना, जिससे मापते हैं, पेट्रोल वगैरह मापा जाता है, तो यहाँ पे कितने कितने लीटर का होना चाहिए। यहाँ पे 31 लीटर का रहेगा ना, तो यहाँ पे इन सब को माप देगा, मतलब यहाँ पे 403 लीटर वाले को भी नाप देगा टैंकर को, यहाँ पे 434 वाले टैंकर को भी नाप देगा, इतने लीटर वाले टैंकर को। कितने लीटर का आपका होना चाहिए धारिता वाला, यहाँ धारिता का यह होना चाहिए मापने वाला, वो होगा अधिकतम 31 लीटर वाला। नापने के लिए तो 1 लीटर वाला भी नाप देगा इन तीनों को, लेकिन अधिकतम बड़ा से बड़ा मापन ही हो सकता है 31 लीटर वाला है, से ही इन सभी को हम लोग माप सकते हैं ना। 31 से क्या है, ये सभी संख्याएं, इन तीनों संख्याएं विभाजित है, क्योंकि यहाँ पे 31 इन सब का क्या है गुणनखंड है, तो 31 से भाग देंगे तो बता देगा। मतलब यहाँ पे यदि इसमें भाग दिया जाए 403 में, यहाँ पे 31 से कितनी बार मापेंगे, तो यहाँ पे 31 को हटा दीजिए, यह 13 बार में पूरी तरह से क्या कर देगा, इसको नाप देगा। इसी प्रकार से इसको नापना रहेगा तो कितनी बार में नापेगा, यहाँ पे 7 दूना 14, इसको 14 बार में नाप देगा। इसको कितनी बार में नापेगा,
यहाँ पे पाते हैं 15 बार में इसको पूरी तरह से माप देगा। 31 लीटर वाला जो भी धारिता वाला मापन रहेगा इसको माप देगा। तो ये अधिकतम धारिता यही है 31 लीटर। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मस 403, 434, 465 आपको निकल कर आया 31। और मस हमने इसीलिए निकाला ताकि हम लोग जो भी यहाँ पे ये 3 टैंकर हैं इनमें इतना लीटर डीजल है इतने इतने, तो हम लोग बता पाएँ कि कितने किस मापन से अधिकतम मापन से हम लोग इन सबको माप सकते हैं। अतः यहाँ पे लिख देते हैं अतः 31 लीटर धारिता वाले बर्तन से तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा मापा जा सकता है, मापा रहेगा जा सकता है। आ जाते हम लोग प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 दे दिया गया है ना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। मतलब एक हम लोग को ऐसी संख्या बतानी है ना जिससे हम लोग 6, यहाँ पे 6 है, 15 है, 18 है, इससे हम लोग यदि उस संख्या में भाग दे दें ना, जो भी संख्या रहे उस संख्या में भाग दे देंगे ना, तो शेषफल हम लोग को हमेशा 5 बचना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करें, यहाँ पे ये जो आपको तीनों संख्याएं दी गई हैं ना, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के बाद जो भी आएगा, जो लघुत्तम समापवर्त होगा वह इससे भी पूरी तरह से विभाजित रहेगा, इससे भी पूरी तरह से, और इससे भी पूरी तरह से विभाजित रहेगा। जो भी लघुत्तम समापवर्त रहेगा वो क्या कर देगा, यहाँ पे ये भी संख्या उसको विभाजित कर देगी, ये भी और ये भी, तीनों विभाजित कर देंगे लघुत्तम समापवर्त को। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, शेष हमें 5 चाहिए, तो भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त। तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, 5 हम लोग जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो बार बार क्या होगा, शेषफल आपको 5 प्राप्त होने लगेगा। चाहे आप 6 से भाग देंगे, चाहे 15 से, यहाँ पे चाहे 18 से। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों संख्याओं को हम लोग लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हल लिख दिया हमने, 8 वाले प्रश्न करने वाले हैं। तो पहले सबसे छोटी विभाज्य संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं ना, वो होगा इन तीनों संख्याओं का लसा, ही हम लोग पहले ज्ञात करते हैं। लिखते हैं सबसे, लिख देते हैं संख्याओं 6, 15 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्त से प्राप्त होगी। तो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं इन तीनों संख्याओं का हम लोग लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 6, 15 और 18। यहाँ पे ये संख्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 से विभाजित है संख्या, 2 3 6, 15 को इसी प्रकार से रहने दीजिए। यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा। अब ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 एकम 3, 3 5 6 15, 3 3 9। अभी ये संख्या 3 से विभाजित है, 1 को इसी प्रकार से रहने दीजिए, इसको भी 3 एकम 3 हो गया। अब ये संख्या 5 से विभाजित है, यहाँ पर अभी 1 हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1। अब इनका आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे लस लघुत्तम समापवर्त 6, 15 और 18 का जब हमने निकाला तो यहाँ पे इनका आपस में आपको गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणते 3 है, 2 3 है, 3 गुणते 3 गुणते यहाँ पर 5 है। तो जब आप गुणा कर देंगे 5 में 2 का 10 हो जाएगा, और 3 3 9, इतना गुणा कर देंगे 9, 5 दूना 10, यहाँ पे 9 में 10 का गुणा कर देंगे तो 90 आपको मिलेगा। तो इन संख्याओं का जब हमने गुणा कर दिया तो 90 मिला, मतलब इन तीनों संख्याओं का लसा हमने 90 निकाल दिया। ठीक है, लेकिन हम लोग को तो यहाँ पे सबसे छोटी इन तीनों संख्याओं से विभाजित सबसे छोटी संख्या हमने 90 निकाला, लेकिन हम लोग को सबसे छोटी यह नहीं चाहिए, हम लोग को एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें क्या करें, शेषफल हमें 5 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग इन संख्या 6 से, मतलब यहाँ पे 6, 15, 18, इनसे ना हम लोग 90 को भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा। यहाँ पे 6 क्या कर देंगे, 90 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 15 को भी 15 से भाग देंगे तो 90 पूरी तरह से विभाजित है, 18 से भी 90 पूरी तरह से विभाजित है। लेकिन हम लोग को शेषफल 5 चाहिए, तो इसमें क्या कर दीजिए, सिंपल आप 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, 5 जोड़ देंगे तो क्या देंगे, एक ऐसी आपको संख्या मिलेगी जिससे क्या कर देंगे आप 6, 15,
18 से भाग देंगे तो आपको शेषफल 5 मिलेगा। यह इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य संख्या है। इसमें हम लोग 5 जोड़ देते हैं, लिख देते हैं हम लोग लस 6, 15, 18 में 5 जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि शेष क्योंकि यहाँ पे 5 लिख देते हैं पहले, 5 शेष चाहिए। अतः यहाँ पर हम लोग क्या कर देते, जो लसा हम लोगों ने ज्ञात किया उसमें 5 जोड़ देते हैं। 90 में 5 जोड़ देंगे 95 आ जाएगा। अतः 95 सबसे छोटी संख्या है जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर शेष 5 लिखते हैं, 5 शेष प्राप्त होगा। ठीक है, एक ऐसी हम लोग को संख्या चाहिए था जिसमें हम लोग इन तीनों संख्याओं से भाग देते हैं तो शेषफल हमें 5 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इन तीनों संख्याओं का ही लसा हमने ज्ञात कर दिया। सबसे छोटी संख्या वो है जो यहाँ पे 6, 15 और 18 से विभाजित हमने ज्ञात किया लसा से, मतलब इन तीनों संख्याओं को लसा ज्ञात किया तो हमें सबसे छोटी संख्या यही मिला कि 90 ही सबसे छोटी संख्या है जो क्या है 6 से 15 से और 18 से पूरी तरह से विभाजित है। और हमें शेषफल बार बार 5 चाहिए था, इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें 5 जोड़ दिया तो वो संख्या आपको मिल जाएगी 95। 95 सबसे छोटी संख्या है जिसे आप क्या करेंगे 6, 15 और 18 से भाग देंगे ना तो हमेशा आपको शेषफल क्या मिलेगा, क्योंकि 90 तक पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और शेषफल आपको हमेशा 5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या है 95 है। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 दे दिया गया है ना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24, 32 से विभाज्य है। मतलब हम लोग को एक ऐसी संख्या चाहिए ना जो जिसमें हम लोग, और यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है 4 अंकों की होनी चाहिए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। 18 से भाग दें, 24 से भाग दें, 32 से भाग दें तो पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए, साथ में साथ 4 अंकों की हो और यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हो। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, पहले जो 3 संख्याएं दी गई इनका हम लोग लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लें। लघुत्तम समापवर्त हम लोग ज्ञात कर देंगे, फिर उसके हम लोग यदि 3 अंकों का सबसे, मतलब यहाँ पे 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो हम लोग उसके गुणज ज्ञात करेंगे। और गुणज ज्ञात करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोगों ने पीछे ऐसा प्रश्न किया था। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे चौथा, यहाँ पे 5वां किया है ना, इसी प्रकार से इसको करना है। ठीक है, पहले यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का हम लोग लसा ज्ञात कर देंगे, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे और फिर उनके हम लोग गुणज ज्ञात करेंगे। गुणज ज्ञात करने पर जो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी वही हो जाएगा हम लोग का उत्तर। लिख देते हैं लघुत्तम समापवर्त कितना का 18, 24, 32, 18, 24, 32। चलिए लघुत्तम समापवर्त हम लोग ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर यह हो जाएगा 18, 24, 32। ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 से भाग दीजिए, 2 9 18 हो गया और यहाँ पर देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 दूना 32 होता है, 16 दूना 32 हो गया। चलिए अभी यहाँ पे संख्याएं 2 से विभाजित हैं, यहाँ पे 9 इसी प्रकार से नोट कर देंगे, 2 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 8 16। अभी ये संख्याएं 2 से विभाजित हैं, इसको 9 को इसी प्रकार से रहने देते हैं, 2 3 6। अब यहाँ पे 2 चौका 8 हो गया, 2 चौका 8। चलिए अभी ये संख्या 2 से विभाजित है, यहाँ पे 9 को इसी प्रकार से नोट कर दीजिए, 3 को इसी प्रकार से, 2 दूना 4। अभी एक बार 2 से भाग जाएगा, 9 को इसी प्रकार से 3, यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ से 3 से भाग देंगे, 3 3 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 से फिर भाग दीजिए, 3 एकम 3 हो गया। चलिए यहाँ पर 1 है, अब बस इनका आपस में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 5 बार 2 है और यहाँ पे 3 है 2 बार। चलिए यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, गुणा कर देते हैं, हम आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणते 2 गुणते 3 2 5, 3 2 5 हो गया और यहाँ पे 2 बार 3 का गुणा। इन सब का जब आपस में गुणा कर देंगे तो 288 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो लघुत्तम समापवर्त है इन यहाँ पे तीनों संख्याओं का, वो हमें 4 अंकों तक ले जाना है ना, तो यहाँ पर इसमें क्या कर देंगे, इसके गुणज ज्ञात कर लीजिए, 1 का गुणा कर दीजिए, 2 का 3 का, तो 1 के गुणे के फॉर्म में तो है ही, 288 लिख देते हैं यहाँ पे। 200 संख्या 288
88 है के गुणज हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली तो एक संख्या यह स्वयं हो जाएगी 288। अब इसमें आपको 2 का गुणा करना है ना। इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। 16 का अच्छा एक हासिल, फिर 2 8 16 और एक हासिल 17, फिर एक हासिल लगा 2 दूना 4 और एक हासिल 5 हो गया। इसी प्रकार से आपको 4 अंकों तक करना है। ठीक है, चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। चलिए 1 से गुणा कर दिया गया तो यही संख्या आपको मिलेगी। 2 से गुणा किया तो यह संख्या, 3 से यह, और 4 से जब हमने गुणा कर दिया तो 1152 मिला। यही है जो 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या मिल रहा है आपको। ठीक है, जो यहाँ पे यदि इसमें आप ना 18 से भाग देंगे तभी भी, और 24 से और 32 से भाग देंगे तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित है। जो 4 अंकों की संख्या हमें प्राप्त हो वह क्या हो, 18, 24, 32 से पूरी तरह से विभाजित हो। इसीलिए हमने इन तीनों संख्याओं का पहले क्या कर दिया, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर दिया। लघुत्तम समापवर्त क्या है, यह इन तीनों संख्याओं से आपस में पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, यहाँ पे इन संख्याओं से इसमें भाग देंगे तो इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा, और इसका फिर हमने गुणज लिख दिया। तो यही सबसे आपको छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही मिला, 1152 है, जो क्या है 18, 24, 32 से पूरी तरह से विभाजित है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः 18, 24 और 32 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1152 है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हम लोग को दे देगा ना, निम्नलिखित संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। गुणज मतलब 3 में यदि प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करते जाएं, 1 का 2 का 3 का, मतलब इस प्रकार समझिए पहाड़ा पढ़ते जाएं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि 10 पर रुक जाएंगे, फिर 11 से 12 से इस प्रकार से गुणा होते चला जाएगा। अभी हम लोग 3 का गुणज लिख कर आपको दिखाएंगे। 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, इस प्रकार से रहेगा। ये सब 3 के गुणज हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनमें दिया हुआ है ना कि जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। देख रहे हैं 3 के पहाड़े पढ़ते जाएंगे तो आपको 9 मिलेगा, यहाँ पे 12 भी मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा। मतलब आपको ऐसा प्रश्न नहीं दिया हुआ है ना कि जिसमें 2 संख्याओं का लसागु ज्ञात करना है और उसमें से एक संख्या जो क्या है 3 की गुणज है। 3 के गुणे मतलब 3 के पहाड़े में जो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आएगा, इसमें इन दोनों संख्याओं में 9 है, इन दोनों संख्याओं में 12 है, इन दोनों संख्याओं में 15 है और इन दोनों संख्याओं में 6 है। ये तब 3 के गुणज हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आगे हम लोग को दे देगा ना, प्राप्त लसागु में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। ठीक है, प्राप्त लसागु में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लसागु प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है, यह हमें बताना है। और यहाँ पे दिया हुआ क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 संख्याओं का लसागु सदैव 3 का एक गुणज है। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, ABCD इन तीनों संख्याओं का हम लोग इन चारों संख्याओं का जो चारों युग में दे दिए गए हैं इनका हम लोग लसागु ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले 10 वाले। इसमें A आपको दे दिया गया है 9 और यहाँ पे 4 दे दिया गया है। ठीक है, 9 और आपको 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे यदि इन दोनों संख्याओं का लसागु की हम लोग बात करेंगे ना, लघुत्तम समापवर्त, तो यहाँ पे 9 है, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और 4 को लिखना रहेगा तो 2 गुणते 2 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड यदि करें तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं रहेगा ना, तो आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इनका गुणनफल ये आपको लसागु मिलेगा। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से आपको बता देते हैं, एक संख्या 9 है, 4 है, 2 से भाग देंगे तो इसमें तो जाएगा ही नहीं, 9 इसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 9 इसी प्रकार से रहेगा, 2 एकम 2 हो गया। अब फिर क्या, यहाँ पे 9 के लिए 3 से देंगे, 3 तिहाई 9, फिर 1 इसी प्रकार से हो गया, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, तो यही जो यहाँ पे 3 गुणते 3 भी इसमें मिलेगा आपको, 2 गुणते 2 भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, लसागु है, लिख देते हैं लसागु 9, 4 का आपको मिलेगा। इन सब का आपस में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 आपको मिलेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 चौका 36 आपको मिलेगा। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का आपको लसागु 36 मिला। ठीक है, तो इसी प्रकार से A का हमने ज्ञात कर दिया। चलिए B का हम लोग ज्ञात करते हैं। B में आपको संख्याएं 12 और यहाँ पे दिया हुआ है 12 और 5 दिया हुआ है। इनमें देख रहे हैं इन दोनों संख्याओं में ना, यदि गुणनखंड लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणते 1 लिख सकते हैं।
इसको 3 गुणते मतलब 2 बार 2 लिखना पड़ेगा, 2 गुणते 2 गुणते और 3, ठीक है। तो इनका आपस में गुणनफल ही लसा बनेगा, ठीक है। यदि लसा की बात करेंगे ना, लघुत्तम समापवर्त कितना 12, 5 का, तो वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे 12 5 60 ही है, जो क्या है 12 से पूरी तरह से विभाजित है और यहाँ पे 5 से पूरी तरह से विभाजित है। सबसे छोटी संख्या यही है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही आपको लसा मिला, ठीक है। कि हम लोग इसी प्रकार से इनका गुणा कर दे रहे हैं क्योंकि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ रहता तो आप अधिकतम लेते, लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे 12 के जो यदि गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 3 लिखेंगे, यह अलग है और 5 अलग है ना। 1 गुणते 5 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपस में आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने 9 और 4 का किया तो इनके जब गुणनखंड किया 3 गुणते 3 मिला, यहाँ पे 4 के गुणनखंड कर दिया तो 2 गुणते 2 मिला। तो आखिर में हम लोग को गुणा करना ही था, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, 9 चौका 36 हो जाता यहाँ पे इसका लसा। तो यहाँ पर भी सिंपली हमने गुणा कर दिया तो इसको लसा हमें 60 मिला। चलिए सी वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। इन प्रश्नों को हमें लसा ज्ञात करना है और फिर कुछ निष्कर्ष हम लोग को बताना है। चलिए सी में दे दिया गया 6 और 5 है, 6 और 5 है। देखिए अब इसमें हम लोग क्या इसको इस प्रकार से करें, है ना। यदि बड़ी संख्या रहती है तो इस प्रकार से करते हैं, छोटी संख्याएं देख रहे हैं इसका यदि आप गुणनखंड करेंगे 2 गुणते 3 मिलेगा और 5 अकेले ही है, तो यहाँ पे 2 गुणते 3 गुणते 5 मिलेगा, या फिर इसको डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 6 5 30, इनका लसा यहाँ पे लिख देते हैं, लसा लघुत्तम समापवर्त यहाँ पे इनका मिलेगा 6, 5 का आपको 6 5 30 मिलेगा। 30 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो 6 से पूरी तरह से विभाजित है और 5 से पूरी तरह से विभाजित है। चलिए डी को भी हम लोग नोट करते हैं। डी में दे दिया गया 12 और 4 दे दिया गया, 12 और 4। इसमें देख रहे हैं ना दोनों भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। यह यहाँ पर 3 का गुणज है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 गुणते 2 इसका गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा, यहाँ पे 3 गुणते 5 मिलेगा, दोनों अलग अलग है। तो इनका आपस में गुणा करना है, गुणनफल ही आपको लघुत्तम समापवर्त मिलेगा। चलिए लिख देते हैं लसा लघुत्तम समापवर्त 15 गुणते 4, 15 चौका 60 हो जाएगा। यही हो गया लघुत्तम समापवर्त। अब चलिए यहाँ पर हमने सबका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर दिया, जो भी युग्म करके दिया हुआ था। यहाँ पे एक 3 का गुणज दिया हुआ था, जो कि इसमें यह 9 है, इसमें यह 12 है और सी वाले प्रश्न में 6 है और यहाँ पे डी वाले प्रश्न में 15 है। यही गुणज दिए हुए थे। अब इनको इन सबका हम लोगों ने लसा ज्ञात कर दिया, लघुत्तम समापवर्त हमने ज्ञात कर दिया। अब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के बाद ना अब हमें कुछ प्रश्न दे दिए गए हैं नीचे, उनको पढ़ना है और उसका हमें उत्तर बताना है। देखिए हमें दिया हुआ है नीचे ना कि प्राप्त लसा में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। मतलब क्या जो यहाँ पर लसा निकाले हैं आप प्राप्त किए हैं, उनमें कुछ आपको कोई गुण मिल रहा है यह हमें बताना। देखिए क्या हमें गुण मिल रहा है, यहाँ पे जो लसा हमने ज्ञात किया हुआ है इन चारों संख्याओं में, जो भी चारों युग्म दिए गए थे, पहले का हमने 36 निकाला हुआ है, दूसरे का 60, तीसरे का 30 और यहाँ पे चौथे का हम लोगों ने 60 निकाला हुआ है। तो हमने 3 का गुणज लिखना भूल गए, हम यहाँ पे 3 का गुणज भी लिख देते हैं। संख्या 3 के गुणज, 3 का गुणज मतलब 3 के पहाड़े में जो कुछ भी आपको मिले, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, 27, 3 धाम में 30। आप इसी प्रकार से करते जाएंगे ना, तो मतलब 30 तक ही हमने रोक दिया, लेकिन फिर आगे 33 भी आप लिख सकते हैं ना, यह भी गुणज है। 33 हो गया, फिर आगे आपको 36 मिलेगा और फिर इसी प्रकार से आप जाएंगे आगे तो आपको 60 भी मिलेगा, 60 मिलेगा ना। 3 के पहाड़े में यह आएगा, मतलब 3 के पहाड़े में, पहाड़ तो मान लो आप 10 तक ही पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे 3 के गुणज की हम लोग बात करेंगे ना, तो आप यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं में 1 1 2 3 इस प्रकार से गुणा करते चले जाएंगे। यहाँ पे 1 का गुणा किया गया, 2 का, फिर 3 का, इसी प्रकार से गुणा करते हुए अनंत तक चले जाएंगे। जो कुछ भी आपको मिलेगा सब क्या रहेगा, 3 का गुणज ही रहेगा, है ना। 60 तक रुकेंगे नहीं और भी आगे चले जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जो 36 है वो अभी यहाँ पे 3 के गुणज में मिल रहा है, 60 भी आपको मिलेगा, 30 को आपने देखा भी कि 30 भी मिल रहा है, 36 भी मिलेगा और आगे यहाँ पे गुणज 3 के गुणज में 60 भी आपको मिलेगा, ठीक है। 60 मिलेगा, 120 मिलेगा और बहुत सारी संख्याएं अनंत रूप से, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं मिलेंगी, ठीक है, अनंत संख्याएं मिलेंगी। संख्या 3 के गुणज में आप देख रहे हैं कि ये जो चारों लसा है ना, यहाँ पे 36 भी मिला, 60 भी मिला, 30 भी मिला और यहाँ पर ये भी 60 भी मिलेगा। तो यही हमें देखकर सबका लसा बताना था, है ना, कुछ गुण का हमें अवलोकन करना था। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ लसा जो हमने ज्ञात किया, लसा प्रत्येक स्थिति में
3 का गुणज है। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे चारों लसन निकले हुए हैं ना, यह 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, मतलब 3 के गुणज में आ रहे हैं। चलिए ये हो गया। आगे भी हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे सामान्य गुण हमने अवलोकन कर लिया। फिर दिया गया क्या लस प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो हमने जाहिर सी बात है देखा ना कि यहाँ पे 3 के गुणनखंड 9 का गुणनखंड करेंगे तो अलग है, 3 गुणित 3 है। 4 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणित 2, तो इनका गुणनफल ही हम लोग का लसा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी हमने 12 और 5 में देखा कि गुणा करना पड़ा आपस में, है ना, क्योंकि इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड भिन्न थे। तो सबके लसा क्या होता है, एक ऐसी संख्या होती है जिनमें यहाँ पे सबके गुणनखंड उपस्थित हो। तो यहाँ पे इन दोनों का सिंपली गुणा ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 3 करना पड़ा और 5 ये अलग है। यहाँ पर भी 2 गुणित 3 ये 5 अलग है, भिन्न है। यहाँ पे 3 गुणित 5 है, 3 5 15, और यहाँ पे 2 गुणित 2 है, भिन्न है। तो इन दोनों का गुणनफल ही लसा बन गया, लघुत्तम समापवर्त बना। तो यहाँ पर ये हम लिख देते हैं हाँ, ये प्रत्येक स्थिति में हम लोगों ने यहाँ पे 9 में भी 4 का गुणा कर देंगे, 9 चौका 36, मतलब प्रत्येक स्थिति में इन दोनों संख्याओं का भिन्न भिन्न संख्याएं थी, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही लघुत्तम समापवर्त लसा बना। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हाँ, प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल लसा है। ठीक है, ये हमने बता दिया। चलिए आगे भी हमें पूछा हुआ है ना, गुणनफल है क्या है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लसा सदैव 3 का गुणज है। क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है, कह रहा है ना हमें कि यह हम लोग निष्कर्ष, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सभी जो चारों हम लोगों के प्रश्न दे दिए गए थे ना, इन चारों प्रश्न में हम लोगों ने लसा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात किया, तो सब देख रहे थे 3 का गुणज मिल रहा है। तो कह रहा है कि क्या यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लसा सदैव 3 का गुणज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर बात किया हुआ है सदैव का, तो सदैव तो नहीं होगा, संख्याएं बस यहाँ पे 3 की गुणज थी इसलिए यहाँ पर मिला आपको। ठीक है, संख्याएं 3 की गुणज थी, तब आपको यहाँ पर जो इन चारों युग्मों में आपको लसा 3 का गुणज मिला, लेकिन हमेशा नहीं संभव है। यहाँ पे सदैव की बात किया है ना, तो सदैव तो नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई भी ले लीजिए, बस एक हम इस कथन को असत्य करने के लिए एक ले ले रहे हैं। मान लेते हैं आप 7 और 8 ले लिए, तो इन दोनों का यदि आप लसा ज्ञात करेंगे ना, लसा ज्ञात करेंगे, गुणनफल तो इनका ही हो जाएगा क्योंकि दोनों भिन्न संख्या है। 8 7 56। अब देख रहे हैं इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 56 मिला है ना, लेकिन अब यह 3 का गुणज नहीं है। कोई भी छोटा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2 और 4 ही हम लोग ले लिए। ठीक है, 2 और 4 का यदि लसा की बात करेंगे तो लसा कोई भी भिन्न संख्याएं ले लीजिए, 2 और 4 का यदि आप लसा लेंगे तो यही मिलेगा, 4 ही हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और 4 का लसा 4 हो जाएगा, जो कि 3 का गुणज नहीं है। जरूरी नहीं है कि दो संख्याओं का हम लोग कभी भी दो संख्याओं का हम लोग लसा ज्ञात करें तो वह 3 का गुणज मिले, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और कोई आप उदाहरण ले सकते हैं, 5 और हम चलिए 7 ले लेते हैं, 5 और 7 को ले लिए, यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा। इनका लसा निकालेंगे तो 7 5 35 बन जाएगा। फिर भी यहाँ पर क्या है, यह 3 का गुणज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सवालों, यहाँ पे ये जो प्रश्न दे दिया गया था हमें ना, इनमें बस यहाँ पे एक एक संख्या क्या दिया था, 3 का गुणज दिया था। ये पहले ही हम लोग को प्रश्न में ही दे दिया गया था, यहाँ पे यह 3 का गुणज था, यह 3 का, यह 3 का गुणज, यह 3 का गुणज, तभी इनका लसा क्या था, 3 का गुणज मिल रहा था, है ना। और यदि यहाँ पर संख्याएं चेंज हो जाती, 3 के गुणज नहीं रहते तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो कथन कर रहा है सबके लिए कि यहाँ पर इन चारों का उदाहरण दे के पहले ही 3 का गुणज दे दिया था, उदाहरण दिया था, और फिर बोल रहा था कि क्या ये हम लोग सब पर लागू कर सकते हैं, तो सब पर लागू नहीं होगा। लागू होगा तो होगा किन पर, जो यहाँ पे जो 3 की गुणज संख्याएं रहेंगी उन पर लागू हो सकता है। इनमें से कोई भी संख्या 3 की गुणज हो जाए तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह बोल रहा है कि क्या हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों, किसी भी दो संख्याओं की यह बात कर रहा है, किसी भी दो संख्याओं का लसा सदैव 3 का गुणज होता है, तो कोई किसी दो का तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमने आपको कई उदाहरण देकर भी बताया, होगा किनका, जिनका यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे 3 की गुणज संख्याएं हों तो हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं हम लोग लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए नियम नहीं लागू होगा, उनके लिए नियम लागू होगा जो 3 की गुणज रहेंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दो संख्याओं का लसा लघुत्तम समापवर्त सदैव 3 का
गुणज नहीं होगा। ठीक है, यह सार्वभौमिक सत्य बात नहीं है। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 हम लोग को दे देगा ना, निम्नलिखित संख्याओं का लसाअ ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापर्त हम लोग को ज्ञात करना है जिसमें एक संख्या दूसरे संख्या का एक गुणनखंड है। जैसे यहाँ पर हम लोग 20 का गुणनखंड करेंगे ना, 4 5 20 होता है, तो 2 गुणते 5 करेंगे, तो यहाँ पे इसका यदि आप गुणनखंड जो भी बड़ी संख्या रहेगी उसका गुणनखंड करेंगे तो छोटी संख्या उसमें उपस्थित है। यहाँ पर भी इसके गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ पर इसके गुणनखंड इसमें उपस्थित है। यहाँ पर भी इसके गुणनखंड करेंगे तो इसमें यह अवेलेबल होगा। यहाँ पे 45 में भी 9 अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पर हम लोग को लसाअ ज्ञात करना है। सबका हम लोग लसाअ ज्ञात कर देंगे सबका, और लिख दिया है कि प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं ना, परिणाम को देखकर आपको कुछ निष्कर्ष निकालना है। चलिए हल हम लोग 11 वाले प्रश्न करने वाले हैं। एक को हम लोग करते हैं। यहाँ पर हो गया 5 कामा, यहाँ पर 20 आपको संख्या दे दी गई है। यदि इनका हमें लसाअ ज्ञात करना है, चलिए 20 का यदि आप गुणनखंड करना चाहेंगे ना, तो 2 दूना 4, 4 5 20, यही गुणनखंड हो गया। और यदि 5 का गुणनखंड करना चाहें तो 1 गुणते आप 5 लिख सकते हैं, या आप सिर्फ 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसका ना लघुत्तम समापवर्त लेने की बात करें तो हम लोग अधिकतम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग यदि महत्तम समापवर्तक लेते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इसको ढूंढते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। लेकिन जब हम लोग लघुत्तम समापवर्त लेते हैं ना, तो यहाँ पे अधिकतम से हम लोग शुरू करते हैं। अधिकतम 2 गुणते 2 इसमें है, तो पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख देते हैं लसाअ कितना 5 कामा 20 का अधिकतम से शुरू करिए, 2 गुणते 2 लिख दीजिए, फिर 5 ले लीजिए, 5 एक में लेंगे तो इसका भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 5 हो जाएगा, 2 दूना, यहाँ पे 2 दूना 4, 4 5 20 हो गया। तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त हमने निकाला 5 और 20 का ना, तो आपको 20 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें ना 20 का एक गुणनखंड ये भी है। ठीक है, 20 के गुणनखंड में एक यह आ जा रहा है। ठीक है, जब हमने 20 का गुणनखंड लिखा तो इसमें यह भी आ गया, 5 भी सम्मिलित हो गया। तो यही जो बड़ी संख्या है यही हो जाएगी दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। जो बड़ी संख्या है वही लघुत्तम समापवर्त होगी प्रत्येक संख्या में, है ना, प्रत्येक युग में जो दिया गया है। चलिए बी का भी यदि हम लोग को ज्ञात करना रहेगा, बी का, तो यहाँ पर है यहाँ पे 6 कामा 18 है, और इसका भी लघुत्तम समापवर्त यही हो जाएगा, क्योंकि इसके पाड़े में यह आएगा। 5 के पाड़े में 20 उपस्थित होगा, 12 के पाड़े में 48 आएगा, 9 के पाड़े में 45 आएगा। तो यहाँ पर इसका इन दोनों संख्याओं का हम लोग लसाअ ज्ञात करेंगे ना, लसाअ 6 कामा 18 का आपको 18 ही मिलेगा। ठीक है, चाहे तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 6 कामा 18 का यदि इस प्रकार से करना चाहेंगे तो 2 से विभाजित संख्या, यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो गया। फिर यह भी संख्या 3 से विभाजित है, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पर भी आप गुणा कर देंगे तो यही मिलेगा, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, फिर आपको यही प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सी की बात करें तो जो सी में संख्याएं दे दी गई हैं 12 और यहाँ पे 48 है, और 48 है। 12 के पहाड़ा, जब 12 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो उसमें आपको 48 मिलेगा। 12 के 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 बार में ये संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का भी लसाअ 12 कामा 48 का आपको यही मिलेगा, 48 ही होगा। उसी प्रकार से डी की हम लोग बात करें तो 9 है कामा 45 है, तो हम लोग लसाअ 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको 45 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 5 45, 5 बार में, तो इन दोनों का लसाअ यही हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। जो बड़ी संख्या रहेगी वही हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पर हम लोगों ने चारों का तो ज्ञात कर लिया लघुत्तम समापवर्त। अब यहाँ पर हमें एक प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं यही हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे प्राप्त परिणामों हम लोग प्राप्त परिणामों में यही देखते हैं ना कि जो भी बड़ी संख्या दी गई है वही दी गई संख्याओं का लसाअ है। यदि यह होगा कब, रीजन है, कंडीशन है, कब होगा कब, जो यहाँ पर बड़ी और छोटी संख्या आपको दी रहे, तो छोटी संख्या ना बड़ी संख्या का एक गुणनखंड हो। मतलब इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इसका यदि गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5 मिलेगा, 18 का गुणनखंड करेंगे तो उसमें 6 मिलेगा। ठीक है, मतलब इसके जो भी गुणनखंड रहेंगे इसमें उपस्थित रहेंगे। या फिर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं जो छोटी संख्या रहेगी ना उसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो बड़ी संख्या आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे इसका भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 दूना 12, 36 18, तो ये बड़ी संख्या आपको मिलेगा। 12 चौक 48 हमने बताया, यह 9 5 45 आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो भी छोटी संख्या है उसके सभी गुणनखंड इसमें होंगे, उपस्थित होंगे बड़ी संख्या में। तो यहाँ पे बड़ी संख्या ही क्या हो जा रहा है, लघुत्तम समापवर्त बन जा रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, निष्कर्ष हम लोग को यही निकला। यहाँ लिख देते हैं, प्रत्येक स्थिति में बड़ी संख्या दी गई संख्याओं का लसा है। ठीक है, जो भी यहाँ पर 4 हमें प्रश्न दिया गया था, चारों युग्मों में जो भी बड़ी संख्या बन रहा है वही लसा हो जा रहा है। ठीक है, यही हम लोग को निष्कर्ष निकला। और इसका कंडीशन हमने बताया कि ये कब होगा, होगा जब छोटी संख्या, जो छोटी संख्या इसके सभी गुणनखंड क्या हो, बड़ी संख्या में उपस्थित हो, तभी ये होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक स्थिति में बड़ी संख्या ये आपको लसा मिला। यहाँ पर 45, यहाँ पर 48, यहाँ पर 18 मिलेगा, यहाँ पर 20 मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से 11वां प्रश्न भी हल हो गया। और साथ साथ इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी प्रश्न भी हल हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।